Hello everyone, myself Abhishek Shandilya. I am the academic head and senior botany faculty of Akash Institute, Dehradun Rajpur Road branch. And today I am teaching a topic cell cycle. तो चलिए सेल साइकिल के टॉपिक को समझते हैं. देखिए सेल साइकिल का जो टॉपिक है ना वो खासा इंपॉर्टेंट है. रीजन बीइंग क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को नीट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ ये टॉपिक हमारे लिए जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक ऐसे चैप्टर्स को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल. देखिए सेल साइकिल का जो टॉपिक है उस सेल साइकिल में क्या है, मतलब क्या है सेल साइकिल कि एक सेल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कई सारे इवेंट्स को क्रॉस करते हुए अपने आप को डिवाइड करता है डॉटर डॉटर सेल. अब ड्यूरिंग दोज इवेंट्स बहुत सारी चीजें होती हैं. सेल अपने साइज को ग्रो करता है. सेल अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करता है ताकि वो दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए बांट पाए. और साथ ही साथ सेल जो है जो भी इंपॉर्टेंट आरएनए, प्रोटीन्स, ऑर्गेनेल्स उन सबको भी डुप्लीकेट करता है. उसके अलावा उसको नेक्स्ट टाइम सेल डिवीजन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए या दिस टाइम सेल डिवीजन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उनको भी वो डुप्लीकेट करता है ड्यूरिंग दिस इवेंट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बेसिक डेफिनेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो सेल साइकिल को बेसिक तरीके से अगर हम समझें, डेफिनेशन से समझें, तो सेल साइकिल क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल duplicates its genome, synthesizes other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells. तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जो सेल साइकिल है वो क्या प्रोसेस है कि उसके अंदर सेल जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट से होते हुए गुजरेगा. सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा. उसके बाद में सेल अदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसा कि मैंने बताया आरएनए, प्रोटीन्स, अदर ऑर्गेनेल्स उन सबको डुप्लीकेट करेगा, उन सबको सिंथेसिस करवाएगा. एंड देन इवेंचुअली एक सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर लेगा. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी यहां से. देखिए सेल साइकिल की जो प्रोसेस है वो इतनी सिंप्लीफाइड प्रोसेस नहीं है. इस प्रोसेस के अंदर अगर मुझे पूरी सेल साइकिल को सिर्फ दो फेजेस में डिवाइड करना हो तो वो दो फेजेस कौन कौन से होंगे? अगर मुझे पूरी सेल साइकिल को फेजेस में डिवाइड करना हो तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या क्या होंगे? फेजेस ऑफ सेल साइकिल दो होंगे. वन फेज इज इंटरफेज एंड अनदर फेज इज एम फेज. तो अगर मुझे पूरी सेल साइकिल को डिवाइड करना है तो मैं पूरी सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड कर सकता हूं. वन फेज इज इंटरफेज एंड अनदर फेज इज एम फेज. अभी जो इंटरफेज और एम फेज है वो क्या है भाई? इंटरफेज वो फेज है जिसमें कि सेल अपने आप को डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है. जैसे कि कोई स्टूडेंट अपने आप को एक साल प्रिपेयर करने में, 2 साल प्रिपेयर करने में टाइम लगाता है ताकि वो नीट एग्जाम के अंदर बैठ पाए. और नीट एग्जाम तो सिर्फ 3 आवर्स का है लेकिन उसके पीछे उसकी 1 साल, 2 साल, 3 साल की मेहनत जुड़ी हुई है. तो वो मेहनत का जो पीरियड है एक सेल के डिवीजन होने में वो है इंटरफेज. और जिस पीरियड में एक्चुअली सेल डिवाइड होता है वो है एम फेज. अब इंटरफेज की अगर हम बात करें तो भाई इंटरफेज की जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर उसकी डेफिनेशन को समझना हो तो इंटरफेज क्या है? इंटरफेज एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा फेज है जिसके जो कि हर दो एम फेज के बीच में है. इट इज इवेंट प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. यानी कि एम फेज हुआ, सेल ने डिवाइड करा, एम इंटरफेज स्टार्ट हुआ, इंटरफेज खत्म हुआ, फिर से एम फेज स्टार्ट हुआ और फिर से सेल ने डिवाइड करा. तो ये क्या है? तो ये एक ऐसा फेज है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का जो फेज है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेज बोल रहे हैं. यहां तक क्लियर, सबको विजिबल है? उसके बाद इंटरफेज के बारे में देखो. इंटरफेज में सेल क्या कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, डिवीजन करने के लिए क्या कर रहा है? अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है. तो सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन ऑब्वियसली. और ये 95% ऑफ ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का वो जो है इंटरफेज में ही बीतता है.
यानी कि एक सेल को डिवाइड करने के लिए पूरी सेल साइकिल लगी और उस सेल साइकिल का 95% फेज किसका था, इंटरफेज का, और सिर्फ रिमेनिंग 5% फेज किसका था, एम फेज का। तो चलिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कितना फेज, कॉन्स्टिट्यूट्स 95% फेज या 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन किसके पास है, इंटरफेज के पास। आगे बढ़ते हैं एम फेज की तरफ। देखिए एम फेज की अगर हम बात करें तो भाई एक्चुअली में सेल का डिवीजन कहां हुआ, एम फेज में। तो एक्चुअल सेल डिवीजन कब हुआ, एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स किस फेज में, एम फेज में। और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कितना ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, जस्ट 5%। तो ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अभी बेसिक बात तो हमने समझ ली। हाँ एक और बात, जो हमारा इंटरफेज है इसी को रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं बेटा। तो हमें पता होना चाहिए कि यही रेस्टिंग स्टेज या रेस्टिंग फेज होता है, ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इंटरफेज की जगह रेस्टिंग फेज लिखा आ जाता है, तो वो कॉमन सेंस की बात है कि वो पता होना चाहिए अपने को कि क्या है रेस्टिंग फेज। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी में भी देखते हैं तो सेल डिवीजन को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस बताया गया है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल क्या कर रहा है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए, वो सब हो रही है यहाँ पर। देन अगर हम आगे देखते हैं तो उसके बाद में ऑल दिस प्रोसेस, इन सब प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ करता है, सेल अपना साइज को इंक्रीज करता है। Hence, have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell. Yes, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेल बहुत प्रॉपरली, बहुत सलीके से, बहुत तरीके से जो है अपने आप को डिवाइड करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो म्यूटेशन आने के चांसेस रहेंगे, हर डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी और आगे जाकर वो एक बहुत ड्रास्टिक जो है डिजीज वगैरह भी कॉज करवा सकती है। आगे तो हमने जो डेफिनेशन लिखी थी अभी कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell, इसी को क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। आप एक बार देख सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सेल साइकिल को मैंने जैसे बताया कि दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो दो फेजेस कौन कौन से हैं, हम जरा इस एनसीईआरटी के डायग्राम को ही अच्छे से देखते हैं। देखिए यहां पर ये फेज जो है ये है G1 फेज, ये है S फेज और ये है G2 फेज। ये तीनों फेजेस मिलकर बनाते हैं क्या, हमारा इंटरफेस। तो जितनी भी ये ब्लू कलर से जैसे ये लाइन जो है यहाँ पर शो की गई है, जिसको मैं अब हाईलाइट कर दिया है यहां से यहां तक, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा इंटरफेस। उसके बाद स्टार्ट कौन सा फेज होता है, एम फेज। तो एम फेज एंड इंटरफेज, ये दो फेजेस है। इंटरफेस को फर्दर डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर भी अलग अलग समय पर अलग अलग काम हो रहे हैं। जैसे जीवन फेज के अंदर एक सेल जो है वो एक नए आए हुए सेल को, एक स्मॉल साइज सेल को, उसके साइज को ग्रो करवाता है, उसकी ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करवाता है, उसके साइटोप्लाज्म के अमाउंट को बढ़ाता है और उसको प्रिपेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कब होती है, वो होती है एस फेज के अंदर। उसके बाद जो बची हुई ऑर्गेनेल्स थी जिनका डुप्लीकेशन जीवन में नहीं हुआ था, उनका डुप्लीकेशन G2 में होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कॉल्जी, इन सब का डुप्लीकेशन G2 में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो है, कुछ इंपॉर्टेंट आरएनएस का सिंथेसिस जो है वो G2 में होगा। बिकॉज देखिए समझने वाली बात है कि जीवन एस फेज से पहले आ रहा है, तो जीवन के अंदर हम प्रिपरेशन ज्यादातर कर रहे होंगे एस फेज की, रेप्लिकेशन के फेज की, डीएनए रेप्लिकेशन के फेज की। G2 के अंदर हम क्या तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, एम फेज की, एक्चुअल सेल डिवीजन के फेज की। तो जीवन के अंदर भी प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन ज्यादातर प्रिपरेशन की गई एस फेज को पर्सपेक्टिव में रखते हुए, और G2 के अंदर जो प्रिपरेशन की गई वो की गई एम फेज को पर्सपेक्टिव में रखते हुए। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया हम हमें लग चुका है सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल को फर्दर जो है हमने इंटरफेज और एम फेज के बाद भी इंटरफेज को फर्दर हमने तीन फेजेस में डिवाइड किया है। लेट्स टॉक अबाउट दोस थ्री फेजेस। इंटरफेज, इंटरफेज ही क्या है, रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग स्टेज या रेस्टिंग फेज। ये इंटरफेज को फर्दर तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो तीन फेजेस हैं G1 फेज, एस फेज और
G2 फेज। G1 फेज ग्रोथ का पहला फेज है। हमने यहां पर अभी सेल साइकिल के डायग्राम में भी देखा कि जब हमारे पास एम फेज खत्म हुआ तो हमें यहां पर दो नए डॉटर सेल्स देखने के लिए मिले। ये दो नए डॉटर सेल्स जस्ट अभी डिवाइड होकर आए हैं और इनका इंडिविजुअल साइज जो है बहुत छोटा है। अभी हमें सेल डिवीजन करना है कि नहीं करना वो बाद की बात है, पहले तो इनका साइज इंक्रीज करवाना पड़ेगा। पहले तो इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको जो है फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। तो वो सब कहां पर हो रहा है? वो सब जीवन फेज में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो रही हैं? जीवन के अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यहां पर सेल का साइज इंक्रीज होता है। आई थिंक विजिबल है, यस। तो सेल का साइज जो है क्या होता है जीवन के अंदर? इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर उससे भी पहले सेल बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज करवाता है। जैसे कि सेल सिंथेसाइज करवाएगा यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड आपको शायद पता ही होगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिक यूनिट है हमारे डीएनए और आरएनए की। तो उन न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट फेज एस फेज है, हमें डीएनए बनाना है और डीएनए बनाने की बेसिक यूनिट अभी तैयार कर ली है हम लोगों ने जीवन फेज। न्यूक्लियोटाइड्स के बाद एटीपी चाहिए बिकॉज ये बहुत हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पूरी की पूरी सेल साइकिल में एनर्जी बहुत यूटिलाइज होती है। उसके अलावा हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, आरएनएज, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स, उन सबका भी सिंथेसिस यहां पर करना होता है। नेक्स्ट, क्योंकि सेल को एम फेज में जाकर डिवाइड करना है और एम फेज में अगर सेल को डिवाइड करना है तो एम फेज के अंदर डिवीजन के बाद में दोनों डॉटर सेल्स को हमें ऑर्गेनल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। तो कुछ ऑर्गेनल्स या फिर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जीवन फेज में ही डुप्लीकेट हो जाती है, जीवन फेज में ही उनकी कॉपी बनाकर रख ली जाती है। कुछ ऑर्गेनल, आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल, आई एम सेइंग, क्योंकि कुछ ऑर्गेनल अभी भी बच जाएंगी जिनका डुप्लीकेशन G2 फेज में जाकर हो। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो जीवन फेज के अंदर जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जो हैं उनको डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेट मतलब उनको एक और कॉपी बना दी जाती है। थोड़ा अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो ये हमने सारी बातें करी जीवन फेज के रिलेटेड। थोड़ा सा एस फेज को भी एक्सप्लोर करते हैं। एस फेज में क्या हो रहा है? देखिए एस फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर सेल ने एस फेज में एंटर कर लिया है यानी कि वो जीवन से निकलकर एस फेज में आ चुका है, तो भैया एस फेज में आने के बाद अब ये सेल सेल साइकिल से बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि उसने कमिट कर लिया है कि अब मुझे सेल डिवीजन करना ही करना है। यानी कि जीवन फेज में उसके पास मौका था कि अगर वो सेल डिवीजन कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो रोक सकता था अपने आप। लेकिन एस फेज में अगर सेल ने एंटर कर लिया है इसका मतलब अब रुकने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, अब उसको जो है डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस और वी कैन से डीएनए रेप्लिकेशन। पुराने डीएनए को देखकर उसकी कॉपी बनाई जाती है, नया डीएनए बनाया जाता है। नेक्स्ट, देखिए बेसिकली यहां पर डबलिंग ऑफ डीएनए हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। डीएनए किसके पास है? क्रोमोसोम के पास, तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन भी हो सकते हैं इसको। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि सर यहां पर डीएनए डुप्लीकेशन नहीं क्रोमोसोम डुप्लीकेशन लिखा है, तो क्या ये गलत होगा? जी नहीं, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन ऑल्सो मीन्स डीएनए डुप्लीकेशन। वो यहां पर उसी से पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। यहां पर और किन चीजों का? सेंट्रियोल या फिर जिसको सेंट्रोजोम की जो ऑर्गेनेल है उसका डुप्लीकेशन भी यहीं पर होगा एनिमल सेल्स में। तो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन भी यहीं पर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हिस्टोन फॉर्मेशन भी यहीं पर होगी। हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है डीएनए को पैकेज करने के लिए, तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहीं पर होगा। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, ये सब कहां पर होगा? एस फेज में होगा। तो एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एस फेज में ये सब चीजें होने के लिए तैयारी कहां की गई थी? जीवन फेज। लास्ट में आता है G2 फेज। इंटरफेज का लास्ट फेज है G2 फेज। G2 फेज के अंदर मैंने बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट आरएनए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एटीपीज जो कि हमें एम फेज में चाहिए, उन सबके सिंथेसिस यहां पर हो रही है, या मोस्ट ऑफ दोज, उन सबकी मोस्टली जो है उनकी सिंथेसिस G2 में हो रही है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमारे लिए है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमारे लिए है ट्यूबुलिन प्रोटीन।
तो ट्यूबुलिन का सिंथेसिस कहां पर होता है? G2 फेज में होता है। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनेल्स बच गई थी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, उन सब का जो है सिंथेसिस कहां पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों ऑर्गेनेल्स का जो डुप्लीकेशन है या जो सिंथेसिस है वो जीवन में नहीं हुआ था, तो इनका सिंथेसिस कहां पर हो जाएगा? G2 में हो जाएगा। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए कि ये चीजें मेजर मेजर चीजें जो है G1, G2 और S में फेज में हो रही है। ठीक है, अब एक और बात समझना पड़ेगा। देखिए, कोई सेल जैसे कि कोई ह्यूमन सेल, उसको डिवीजन करने में उसके लिए इन फेजेस को क्रॉस करने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, उसके अंदर चीजें ज्यादा है, डुप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, आरएनए प्रोटीन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन सेल टाइप, जो सेल साइकिल का टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, तो बेटा ह्यूमन सेल के अंदर जो पूरी सेल साइकिल का टाइम है, कंप्लीट करने का टाइम है, वो है 24 आवर्स। जबकि अगर मैं एक यीस्ट के सेल की बात करूं, तो यीस्ट सेल के अंदर यही टाइम लगता है सिर्फ 90 मिनट्स का। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है। यीस्ट के सेल को डिवाइड करने में लग रहे हैं 90 मिनट्स, जबकि ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में लग रहे हैं 24 आवर्स। हाँ, लेकिन एक और चीज याद करके चलिएगा, इन सारे फेजेस के अंदर इंटरफेस का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो जीवन फेज है। तो जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये भी हम पॉइंट ऐड कर लेते हैं जीवन के लिए कि जीवन जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है आउट ऑफ इंटरफेस। बिकॉज जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जो है सेल का साइज ग्रो कर रहा है, बहुत सारी चीजों का सिंथेसिस हो रहा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है जीवन में हो रही है, इसीलिए जीवन जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं जरा एम फेज की बात करूं, एम फेज में क्या हो रहा है? एम फेज के अंदर दो प्रोसेसेस होती हैं, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और एक का नाम है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, सेल का न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर रहा है, तो इसको न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, पहले कौन होगा? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा तब। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है ना, ये भी फर्दर डिवाइडेड है, इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। इसको फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो साइटोकाइनेसिस है उसकी फर्दर कोई स्टेप्स नहीं है, उसकी फर्दर कोई स्टेजेस नहीं है, लेकिन साइटोकाइनेसिस करने के दो तरीके हैं। उसमें से एक तरीका प्लांट सेल में दिखता है और एक तरीका एनिमल सेल में दिखता है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस की मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फर्दर इसको डिवाइड किया गया स्टेजेस में, मैं ये कह रहा हूं कि साइटोप्लाज्म जो है उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक एनिमल सेल में मिलती है और एक प्लांट सेल में मिलती है। तो ये फर्दर दो टाइप्स का है। दो टाइप्स कौन कौन सी है? एक टाइप होती है टाइप नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं सेल फरो मेथड, सेल फ्यूरो या फरो मेथड। ये हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है, ये एनिमल सेल के डिवीजन के टाइम पर देखने को मिलता है। जो सेकेंड टाइप है वो है सेल प्लेट मेथड। ये सेल प्लेट का जो मेथड है ये प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेल फरो मेथड दिखेगा और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड दिखेगा। ठीक है, अब हमने यहां पर काफी बातें कर ली हैं, बेसिक्स जो है हमारे स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। मैं जरा अगर एक सेल साइकिल को समझाऊं, तो आप देखिए
ये एक सेल साइकिल मैं बना रहा हूं। देखिए ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ये M है। M को फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है, उसमें दो हिस्से, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। अब इसके जीवन फेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो हमें सेल मिलता है उसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा। व्हाइट और येलो दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और सिंगल सिंगल क्रोमेटिड हमें एक क्रोमोसोम में देखने को मिल रही है। जब हम लोग एस फेज में एंटर कर रहे होंगे तब भी हमें कुछ सिमिलर कंडीशन ही मिल रही होगी। आई एम रिपीटिंग, जब हम लोग एस फेज में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग यहां से एस फेज के एंडिंग पर पहुंचेंगे तो चीजें बदल चुकी होंगी, क्योंकि तब हमें कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी। ये भी समझने वाली बात है, यहां पर भी सेल 2n था और उसके अंदर का जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो 2c था। यहां पर भी सेल 2n था और उसके अंदर का अमाउंट ऑफ डीएनए 2c था। जब हम एस फेज को एंड कर लेते हैं तो सेल अभी भी 2n ही है, डिप्लॉयड ही है, लेकिन उस सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो चुका है। यानी कि अब एक क्रोमोसोम या एक क्रोमेटिन के पास सिर्फ एक क्रोमेटिड नहीं है, एक क्रोमेटिन मेटल के पास या एक क्रोमोसोम के पास अब दो क्रोमेटिड आ गई। इसीलिए आप देख सकते हो कि यहां पर अब हमने जो कंडीशन बनाई है उस कंडीशन को देखते हुए कि एक क्रोमोसोम के पास अब दो क्रोमेटिड है, बट वो दोनों क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और वो सिस्टर क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमेर से जुड़ी हुई है। दैट इज वाई हम उसको अलग अलग क्रोमोसोम कंसीडर नहीं कर सकते, हमें उसे एक ही क्रोमोसोम कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो अब क्या हो चुका है, अमाउंट ऑफ डीएनए अब 2c नहीं बल्कि अब 4c है। तो याद रखिएगा कि एस फेज के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज हुआ है, डबल हुआ है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम का सेम है। उसके बाद जब हम G2 में एंटर करेंगे, तो जब हमने G2 में एंटर करा और या फिर G2 को एंड भी कर दिया, सेकंड, तो यहां पर भी हमें सेम कंडीशन मिलेगी जब हमने एम फेज में एंटर करा। लेकिन जब हम एम से एग्जिट करेंगे तो सेल का साइज छोटा हो चुका होगा। ये हम एम से एग्जिट कर रहे हैं और ये माइटोसिस की प्रोसेस हुई है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो क्रोमेटिड है वो कुछ ऐसे दिखेंगे। तो सीधी सी बात सिर्फ यही है कि जब एक सेल एंटर करता है सेल साइकिल में तब वो डिप्लॉयड होता है। अगर हम माइटोसिस की परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो हम यहां पर लेकर चल रहे हैं कि वो सेल जब स्टार्ट हुआ था डिवीजन उसका तो वो डिप्लॉयड था, उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए 2c था। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया एस फेज के बाद। एस फेज के बाद जब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो 2c की जगह हो गया 4c, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम। तो अब ये जो नए दो सेल्स आए हैं हमारे पास, ये 2n 2c एंड दिस इज ऑल्सो 2n एंड 2c कंडीशन में आए। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो दैट मीन्स हमारे सेल साइकिल का जो बेसिक्स है, जो आगे जाके जब हम डिटेल में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये बेसिक हम सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट बस, कि जो सेल जिसने डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे मान लीजिए यहां से ये दो सेल हमारे पास आए थे, इन दो में से एक सेल ने तो यहां पर डिवीजन में पार्टिसिपेट कर लिया, दूसरे सेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो सेल कहां गया, वो सेल जीवन से निकलकर एक फेज में जाएगा जिसको बोलते हैं G0 या क्विसेंट स्टेज। वी कॉल इट क्विसेंट स्टेज। इस स्टेज के अंदर वो सेल डिवीजन नहीं कर सकता,
हाँ, वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो सेल सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता रहेगा, वो सेल रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती है वो सब करेगा, बस एक चीज नहीं करेगा, दैट इज सेल डिवीजन। तो जो सेल जीवन को एग्जिट कर लेता है और जी नॉट स्टेज में चला जाता है, वो सिर्फ क्या नहीं करता, सेल डिवीजन नहीं करता। कभी कभी बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि सेल ने सेल साइकिल को एग्जिट कर लिया। सेल साइकिल को एग्जिट नहीं कराया उसने, वो सेल साइकिल के एक इनएक्टिव स्टेज में चला गया है, क्विसेंट स्टेज में चला गया है, जीवन से एग्जिट करके। कई बच्चों को मैंने क्वेश्चन गलत करते हुए देखा है। वो सोचते हैं कि सर सेल साइकिल से एग्जिट हो गया। सेल साइकिल से एग्जिट नहीं हुआ है, वो जीवन स्टेज से एग्जिट कर गया है, लेकिन अभी भी वो है सेल साइकिल के अंदर ही। हाँ, वो सेल साइकिल के एक इनएक्टिव स्टेज में है, उस इनएक्टिव स्टेज का नाम है क्विसेंट स्टेज। तो ये बेसिक बेसिक सेल साइकिल की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग मुझे करवानी थी, आप लोगों को बतानी थी आप लोगों को, वो मैंने बता दी है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसके अंदर हम कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के होने वाले 4 मेजर स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की बात करेंगे। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की 2 टाइप्स, कि एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस फरो मेथड से होगी और जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल प्लेट मेथड से होगी, उन सब चीजों की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।